नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में एलिमेंट हम पढ़ रहे थे। लिबरलाइजेशन हमने पढ़ा, तो लिबरलाइजेशन में भी हमने पढ़ लिया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स राजकोषीय जो सुधार हैं, राजकोषीय जो शब्द है वो आपका भारतीय सरकार से संबंधित है। कोई भी राजकोषीय शब्द जो आएगा आपका वो सरकार से संबंधित होता है, क्योंकि सरकार के जो आय होती है और सरकार के जो खर्च होते हैं उनसे संबंधित जो नीति बनाई जाती है वो आपकी राजकोषीय नीति से संबंधित होती है, वो सरकारी नीतियाँ होती हैं। और सरकारी नीतियों में ही आपका, जैसे उन्होंने कहा है कि टैक्स से रिलेटेड जो मेन है वो आपका फिस्कल रिफॉर्म्स में आएगा, क्योंकि जो सरकार की इनकम होती है वो होती ही टैक्स के माध्यम से है। ठीक है, उसमें टैक्स आपके दो तरीके से दिए हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमें खुद की इनकम पे खुद ही पे करना होता है, जैसे इनकम टैक्स है, जिसकी इनकम होती है उसी व्यक्ति को टैक्स पे करना होता है। सेकंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि उस टैक्स को हम किसी थर्ड पर्सन पे टाल सकते हैं, कि जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी तो वस्तु और सेवाओं पर जो लगाया गया कर होता है वो किसी थर्ड पार्टी पे सौंपा जा सकता है, पर जो हमारा इनकम जो टैक्स है उसको हम थर्ड पार्टी पे नहीं सौंप सकते। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही डिफरेंस है कि आपका डायरेक्ट टैक्स आपको खुद ही पे करना पड़ेगा, जो आपकी एक्चुअल इनकम होगी उस पर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार हैं। इसमें आपका विदेशी विनिमय सुधार और विदेशी व्यापार नीति सुधार हुए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स इसमें आएगा आपका, और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनमें जो सुधार हुए हैं वो इसमें आएंगे। इसमें क्या होता था, पहले आपका जो फॉरेन करेंसी जो थी उसका मेजरमेंट जो किया जाता था, या इंडियन करेंसी जो थी उसका जो मेजरमेंट किया जाता था वो सोने के माध्यम से किया जाता था, कि सोने के बराबर वैल्यू दी जाती थी उसको। अब यहाँ सोने के वैल्यू के बराबर उसको वैल्यू नहीं दी जाती, यूएस डॉलर के बराबर उसको मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो यूएस डॉलर का जो आपका रेट होगा उसके आधार पर भारतीय जो करेंसी है उसकी वैल्यू को मापा जाएगा कि वो कम है या ज़्यादा है। उसी से हमें अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का पता चलेगा। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, तो वो आपका डिवैल्यूएशन के अंदर आएगा। वो 1991 में ही आपका ये कैलकुलेट किया गया था। और आपका जो एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो मार्केट सप्लाई और मार्केट जो आपकी डिमांड है उन पावर पे छोड़ दिया गया था। मार्केट जो फोर्स हैं उनके आधार पर इसको छोड़ दिया गया था कि जो आपकी सप्लाई है और जो डिमांड है वो इनको तय करेंगी कि आपका कहाँ आपकी रेट रहेगी। क्लियर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आया प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या था कि प्राइवेट सेक्टर से आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करके, पब्लिक सेक्टर से जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेके जाना था। तो इसमें आपका क्या था, धीरे धीरे जो आपके बड़े घराने थे जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने लायक थे तो उनकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया था और पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, क्यों ऐसा महसूस हुआ कि निजीकरण हमें ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये है कि जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई उसमें हमें क्या लगा कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर है उसका उत्पादन इतना नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है कि पब्लिक सेक्टर में जो हमारे इंडस्ट्री हम लेके आए थे उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए वो रुग्ण इकाइयों की तरफ चली गई, सिक यूनिट की तरफ चली गई। जो हम पैसा इन्वेस्ट करते थे वो हमारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न में आना चाहिए था वो हमारा डूबता हुआ चला गया। ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो स्ट्रक्चर एक्चुअल होना चाहिए था वो स्ट्रक्चर भी नहीं मिल पाया हमें, वो हमारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होके रह गया है। जो पब्लिक सेक्टर में हमने इंडस्ट्री लगाई थी उसमें भी हमने क्या किया, रॉ मटेरियल वगैरह के लिए हम क्या कर गए कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर है उसमें लीकेज, रिसाव, चोरी
ठीक है, इनएफिशिएंसी, अकुशलता, ये करप्शन, ये चीज़ें बढ़ गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी क्या हो गया, हमें निजीकरण की तरफ हमें जाना पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद नवरत्न आपका आया है, नवरत्न तेल नहीं है बेटा, ये नवरत्न का मतलब यहाँ 9 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो मिलकर आपका एक जगह काम करती हैं, एंटरप्रेन्योर की तरफ काम करती हैं, एंटरप्राइजेज हैं वो, ठीक है। और इनकी कंपैरिजन जो है विक्रमादित्य के 9 दरबारियों से की जाती है। विक्रमादित्य जो राजा होते थे, उनके जो दरबारी होते थे, उनसे की जाती थी। अब इन 9 के नाम भी दिए हुए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड है, स्टील अथॉरिटी है, हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, पैरामेडिकल्स से रिलेटेड है, और आपका विदेशी संचार कम्युनिकेशन से संबंधित है, थर्मल से संबंधित है, और आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। इस तरीके से ये आपके ये लोगो दिए हुए हैं। ये 9 ऐसी यूनिट हैं जो आपकी एक जगह मिलकर काम करती हैं मेन प्रॉफिट के लिए, ठीक है। उसके बाद महारत्न 2009 में आया। इन कंपनियों को नाम दिया गया था महारत्न, दर्जा दिया गया था 2009 में, और ये आपकी कंपनी दी हुई है। उसके बाद मिनी रत्न दिया हुआ है कि आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है तो उनको जो गवर्नमेंट होती है वो किस कैटेगरी में रखती है, मिनी रत्न के रूप में रखती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई उद्योग लगाया और उस उद्योग की जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है या कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसको मिनी रत्न के रूप में रखा गया है। क्लियर है। उसके बाद आएगा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि एक जगह से इन्वेस्टमेंट को कम करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करना डिसइन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपका जो है गेन और लॉसेज हैं प्राइवेटाइजेशन के।